इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साहस, संघर्ष और एक त्रासदी से भरी हुई है। ये कहानी है जॉन जोन्स की, जिन्होंने एक साधारण रोमांचक अनुभव के लिए नट्टी पुट्टी गुफा में प्रवेश किया, लेकिन ये गुफा उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और आखिरी सफर बन गई। सोचिए, एक संकरी अंधेरी सुरंग में फंस जाना, जहां हर सांस भारी पड़ने लगे और हर क्षण मौत का डर आपको घेरने लगे। जॉन के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उनके सामने चुनौतियों का अंबार था और गुफा के अंदर उनका संघर्ष उनके जीवन के लिए एक डरावने ख्वाब में बदल गया। वो गुफा इतनी तंग थी कि जरा सी भी हरकत करने का मौका नहीं था। बचाव दल, उनके परिवार और दोस्तों ने हर संभव कोशिश की ताकि जॉन को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने दिन रात मेहनत की, नई नई तरकीबें आजमाई, लेकिन गुफा का संकीर्ण रास्ता और विषम परिस्थितियां उनके हर प्रयास को मुश्किल बना देती थीं। हर प्रयास के साथ जॉन के जिंदा बाहर आने की उम्मीद कमजोर होती चली गई और जॉन की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर हर किसी का दिल टूट गया। तो क्या था वो मोड़ जिसने इस कहानी को इतिहास बना दिया? कैसे एक गुफा में रोमांच के लिए गए जॉन का जीवन संघर्ष और उम्मीद की प्रतीक बन गया, और उनकी इस खतरनाक यात्रा ने उनके परिवार और दोस्तों पर क्या असर डाला? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में ऐसे उतार चढ़ाव हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और भावुक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जब परिवार छुट्टियों में इकट्ठा होते हैं तो आमतौर पर मजेदार गतिविधियों की योजना बनाई जाती है ताकि एक दूसरे के साथ यादगार लम्हे बनाए जा सके। जोन्स परिवार ने नट्टी पट्टी की गुफाओं का अन्वेषण करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे अपने परिवार में एक भयानक नुकसान का सामना करने वाले हैं। ये नट्टी पट्टी गुफा त्रासदी का गंभीर विवरण है। जॉन जोन्स परिवार के साथ कुछ आनंददायक समय बिताने के लिए तैयार थे जब उन्होंने यूटा के रेगिस्तान में स्थित नट्टी पट्टी गुफा का पता लगाने का फैसला किया, जो सॉल्ट लेक सिटी के पास है। जॉन इस विशेष गुफा में पहले नहीं गए थे, लेकिन वह और उनके भाई जोश ने यूटा की कई गुफाओं में अपने बचपन के दिनों में काफी समय बिताया था। जॉन ने खुद को एक अनुभवी गुफा खोजकर्ता मानते हुए कहा, हालांकि मेरी खोजबीन पिछले कुछ वर्षों में धीमी हो गई थी। मैंने शादी की, एक बच्चा हुआ और फिलहाल वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके चलते उनका नियमित कार्यक्रम बेहद व्यस्त हो गया था, जिससे गुफा खोजने का समय निकालना मुश्किल था। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के दौरान वह अपने परिवार के साथ आराम करने के लिए घर लौट रहे थे। उन्होंने नट्टी पुट्टी में एक दिन की ट्रैकिंग और अन्वेषण की योजना बनाई, जिसे अधिकांश लोग एक शुरुआती गुफा मानते हैं। गुफा के मुख्य क्षेत्रों में सभी के लिए दिलचस्पी थी। वहां एक भूल भुलैया कमरा था, जिसमें बड़े बड़े बोल्डरों के चारों ओर कई रास्ते और सुरंगें थीं। एक बड़ी ढलान क्षेत्र था जिसे स्लाइड कहा जाता था, जहां पूरा कमरा 45 डिग्री के कोण पर ढलता था और वहां नीचे उतरने के लिए एक रस्सी थी। ये गुफा प्रणाली अधिकांश खोजे जाने वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से मानचित्रित थी, जबकि कुछ ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र भी थे जो अधिक चुनौतीपूर्ण थे, जैसे कि जन्म नल या औरता क्रॉल। ये क्षेत्र तंग और पार करने में मुश्किल थे, इसलिए केवल अधिक अनुभवी गुफा खोजकर्ता ही इनसे गुजरने का प्रयास करते थे। जाने माने चुनौतियों के बावजूद लोग अभी भी इन सुरंगों में तंग स्थानों में फंसे रहते थे। नट्टी पट्टी को हाल ही में फिर से जनता के लिए खोला गया था, जब इसे कुछ वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत से गुफा खोजकर्ता इन कठिन तंग सुरंगों में फंस गए थे। कुछ के लिए ये सुरंगें पार करने योग्य थीं, लेकिन दूसरों के लिए उनके कंधे या कूल्हे इतनी तंग जगह से गुजर नहीं पा रहे थे, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें। संकीर्ण स्थान में फंस जाने के बाद उन्हें पीछे खींचने में गंभीर मदद की आवश्यकता होती थी। इन बचावों के कारण एक नई अनुमति प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें प्रत्येक समूह में 2 अनुभवी गुफा खोजकर्ताओं को सूचीबद्ध करना आवश्यक था। जोश ने थैंक्सगिविंग के मंगलवार 24 नवंबर 2009 को अन्वेषण के लिए
एक समूह के लिए अनुमति प्राप्त की थी। जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली अपने 1 साल की बेटी लिजी के साथ घर पर रहीं ताकि वे इन लॉज के साथ एक अधिक आरामदायक शाम बिता सके। उनके 11 परिवार और दोस्तों का समूह मुख्य खुले गुफा क्षेत्रों में शुरू हुआ, लेकिन अंततः जॉन और उनके भाई जोश ने 2 दोस्तों को चुनौतीपूर्ण सुरंगों की खोज में ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जन्म नल के बारे में कहानियां सुनी थीं और इसके स्थान के लिए मानचित्र का संदर्भ लिया। ये एक लंबा और तंग मार्ग था जिसमें अंत के निकट एक विशेष रूप से तंग स्थान था। यदि वे केवल संकीर्णतम स्थान को पार कर लेते तो वहां एक छोटा कमरा होता जहां खड़े होकर मुड़ना संभव था। वे जानते थे कि जन्म नल तंग होगा और यह अनुभव भ्रामक भी हो सकता है। यहाँ तक कि अनुभवी गुफा खोजकर्ताओं के लिए भी उन्होंने इस विशेष सुरंग को खोजने के लिए अलग अलग रास्तों पर फैलने का निर्णय लिया। जॉन और जोश ने बाएं तरफ एक छोटे सुरंग से लगभग 15 फीट तक बढ़ते हुए जाने का निर्णय लिया। ये सुरंग ऊंचाई में कई उतार चढ़ाव के साथ 10 फीट तक वक्रित होती गई। वहां पत्थरों की कुछ बाहरी परतें और तंग स्थान थे जिन्हें पार करने के लिए गुफा खोजकर्ता को अपने शरीर को कई अंगों में मोड़ना पड़ता था। ये केवल अपने शरीर को मजबूती से खींचने का मामला नहीं था। ये क्षेत्र कॉर्कस्क्रू के नाम से जाना जाता था क्योंकि जो लोग इससे गुजर चुके थे वे छोटे और लचीले थे और अपने सभी कौशल का उपयोग करते हुए धीरे धीरे पैनिक में डालने वाले मोड से गुजरे। कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के बाद मार्ग फिर से लगभग 5 फीट ऊपर की ओर मुड़ता है और फिर एक चट्टान की कंदर में 90 डिग्री बाएं मोड़ता है। अब तक गुफा खोजकर्ता इस छोटे क्षेत्र का उपयोग कर चुके थे ताकि आवश्यकता होने पर वापस लौट सके। 5 साल पहले 16 साल का एक लड़का ब्रॉक क्लार्क इसी कॉर्कस्क्रू सेक्शन में फंस गया था। उसकी ऊंचाई सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वजन 140 पाउंड था, लेकिन जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था तो वह फंस गया। उसे मुक्त करने में 14 घंटे लगे। जॉन उसी स्थान पर थे जहां ब्रॉक फंस गया था, मुड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि जॉन की ऊंचाई 6 फीट थी और वजन 200 पाउंड, उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि इस टनल के हिस्से में मुड़ना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। वह 12 इंच ऊंची जगह में था जहां उसके दबाए हुए शरीर के लिए घूमने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। उसने आगे की ओर धकेलते हुए लिज के क्षेत्र की ओर बढ़ा और उसके ऊपर से खुद को निचोड़ लिया। ये एक तंग जगह थी, लेकिन उसे लगा कि नीचे कोई खुला स्थान है। उसने अपनी पेट को अंदर खींचा और खुद को उस तंग जगह के माध्यम से आगे बढ़ाया। चट्टानों पर खींचते हुए वह अब नीचे की ओर सिर के बल बढ़ रहा था, लेकिन आगे एक मोड़ लेने की संभावना नजर आ रही थी। जॉन को नहीं पता था, लेकिन कोई और कभी भी इस लिज क्षेत्र के पार नहीं गया था। वह पूरी तरह से अनचार्टेड क्षेत्र में था। इतनी तंग और असहज स्थिति में होने के बावजूद जॉन ने अपने आप को शांत रखा। वह पूरी तरह से विश्वास कर रहा था कि आगे कोई खुला स्थान होगा। उसने सोचा कि वह किसी जन्म नाल के हिस्से में था जहां कई गुफा खोजकर्ता तंग सुरंग में फंस गए थे, लेकिन अंततः वे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल आए थे। जब उसने एक तंग क्षेत्र को पार किया तो वह इस सुरंग के निचले हिस्से की ओर फिसलने लगा। वह लगभग एक हैंडस्टैंड कर रहा था, अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था और पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था। वह अभी भी मुड़ नहीं पा रहा था और अब वह उल्टा हो गया था। गुरुत्वाकर्षण उसके 200 पाउंड के शरीर को उसके हाथों की कमजोर होती ताकत के खिलाफ खींच रहा था। उसने अपने भाई जोश को पुकारा और उसे बताया कि उसे पीछे लौट जाना चाहिए। उन्होंने अपने विकल्पों पर चर्चा की और यह निर्णय लिया कि आगे बढ़ना और मोड़ने की कोशिश करना सबसे अच्छा विचार है। इस समय वह अपने कंधों और सिर पर गिरने के कगार पर था और उसे इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ करना था। उसकी हेडलैम्प ने उसे आगे फर्श में एक छिद्र की झलक दिखाई जो संभवतः एक बड़े स्थान की ओर ले जा सकती थी। अब वह थोड़े अधिक आशावादी महसूस कर रहा था, ये सोचते हुए कि वे इस अद्भुत अनुभव के बारे में थैंक्सगिविंग डिनर पर हंस रहे होंगे। उसने हल्का मोड़ लिया और उस छिद्र की ओर बढ़ा। ये पता नहीं चल सका कि वह इस सुरंग के छिद्र में कैसे पहुंचा। ऐसा लगता है कि वह फिसल गया, सिर पर चोट लगी और तंग जगह में फंस गया।
दूसरी धारणा यह थी कि उसने छिद्र में झांका, लेकिन उसने जो देखा उसे गलत समझ लिया, ये सोचकर कि यह एक उद्घाटन है, न कि केवल एक बंद जगह। किसी भी स्थिति में जॉन उस सुरंग के तले में एक छोटे से छिद्र में था जो असंभव रूप से संकीर्ण था, केवल 18 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा, जो एक लैपटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन से थोड़ा बड़ा था। जॉन खुद को लगभग पूरी तरह से उल्टा और 70 डिग्री के कोण पर फंसा हुआ पाया। उसने इस छिद्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कुछ समय बिताया। ये बहुत थकाऊ था। उसके हाथ एक बेकार स्थिति में फंसे हुए थे, एक उसके सीने के नीचे और दूसरा चट्टान पर नीचे था। उसने दीवारों पर जोर लगाया और जल्दी ही महसूस किया कि उसकी सभी कोशिशें उसे उस तंग सुरंग से वापस ऊपर नहीं खींच सकेंगी। उसके बछड़े और पैर अभी भी मार्ग में स्वतंत्र थे, लेकिन उसके पैर अब छिद्र के सबसे छोटे हिस्से में फंसे हुए थे, जो केवल 8 इंच चौड़ा था। उसने फिर से जोश को पुकारना शुरू किया। उसके भाई को पता था कि वह मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके चिल्लाने का अर्थ अच्छा नहीं था। जोश ने इस तंग जगह में लौटते हुए कॉर्कस्क्रू मार्ग को पार किया, लेकिन अपने भाई के विपरीत वह इस बार पैरों के बल गया। वह जॉन की आवाज की दिशा में बढ़ता रहा और उस लिज क्षेत्र के ऊपर पहुंचा। उसने अपने भाई के पैर को चट्टान से बाहर निकलते हुए देखा, जैसे कि वह उसे पूरी तरह से निगल चुका हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक उसकी पैरों ने जॉन के एक पैर को नहीं पकड़ लिया। उसने उसे खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश की, जबकि जॉन अपनी ओर से धक्का दे रहा था। कई बेकार प्रयासों के बाद दोनों थके हुए और निराश हो गए। जोश ने देखा कि यह बहुत गंभीर है और उन्हें बाहर निकालने के लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता होगी। उन्होंने सहमति बनाई कि जोश को मदद के लिए जाना चाहिए और जॉन को यथासंभव शांत और रिलैक्स्ड रहना चाहिए, जबकि जोश मदद के लिए गया। परिवार के अन्य दोस्तों में से एक उस क्षेत्र में गया ताकि जॉन को यह बता सके कि वह अकेला नहीं है। जॉन सिर्फ उल्टा फंसा रहा, ज्यादातर सांस लेने के काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। फिशर ने उसकी छाती को कस दिया, जहां केवल हल्की सांसें लेना संभव था। उसके ऊपर की ओर बढ़ने के सभी प्रयास वास्तव में उसे दरार में और गहराई में धकेल रहे थे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण उसके थके हुए शरीर को सुरंग की खुरदुरी दीवारों के खिलाफ खींचता रहा। जब मदद आई तो पहली गुफा बचाने वाली सुसान मता वहां पहुंची जहां जॉन फंसा हुआ था। अब रात के 12:30 थे और जॉन 3 घंटे से उल्टा था। सुसान की लंबाई केवल 5 फीट 3 इंच थी, इसलिए उसके लिए कॉर्कस्क्रू क्षेत्र में काम करना बहुत आसान था। उसके एंकल्स के चारों ओर रस्सियां बांधी गई थीं, ताकि अगर वह भी फंस जाए तो उसे सुरक्षित रखा जा सके। उसने जॉन की स्थिति की जांच की और उसे बताया कि वे उसे बाहर निकालने वाले हैं। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली होगी कि पेशेवर मदद आ गई थी और वह जल्द ही इस फंदे से मुक्त होगा। सुसान ने उसके पैरों के चारों ओर वेबिंग पट्टे बांध दिए और फिर उन्हें सुरंग की शुरुआत से नीचे की ओर भेजा। रस्सियों पर खींचने के कई प्रयास किए गए ताकि जॉन को वापस ऊपर खींचा जा सके, लेकिन रस्सियों पर बहुत अधिक घर्षण था, जिससे जॉन को प्रभावी ढंग से मुक्त करना संभव नहीं था। वह बिना अपने हाथों का उपयोग किए पूरी तरह से फंसा हुआ था। कुछ प्रयासों के बाद और कई आक्रामक विकल्पों पर विचार करने के बाद एक पुली प्रणाली की मदद लेने का निर्णय लिया गया ताकि जॉन को ऊपर उठाया जा सके। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क के फंसने पर पुली सफलतापूर्वक इस्तेमाल की गई थी। हालांकि उनकी मदद करने की योजना थी, लेकिन यह जगह काम करने के लिए आसान नहीं थी। प्रत्येक उपकरण को प्रवेश से लाना पड़ता था, जो कि कॉर्कस्क्रू के दूसरी ओर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लेता था। सुरंग बेहद तंग थी और केवल छोटे पावर टूल को अंदर और बाहर लाया जा सकता था। वहां एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सहायता के लिए हो सकता था और उसे प्रभावी रूप से मार्ग में चलने के लिए छोटा या दुबला होना आवश्यक था। ये बस एक आदर्श स्थिति नहीं थी। हर पुल्ली को स्थापित करने में असाधारण समय लग रहा था। इस दौरान गुफा खोजकर्ता जॉन के साथ बातचीत करने, उसे सांत्वना देने और कहानियां साझा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह शांत और बात करता रहे। वह एक समर्पित मॉर्मन था और इस अविश्वसनीय स्थिति में शांति पाने के लिए प्रार्थना और गाना गा रहा था। जॉन ने रात भर उल्टे बिताए थे
और उसके शरीर की इस स्थिति में रहने की शारीरिक सीमाओं के संकेत दिख रहे थे। मानव शरीर लंबे समय तक उलटे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। पूरे परिसंचरण प्रणाली को दिल से धड़कने के द्वारा रक्त को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि वाल्व और तंतु रक्त को रोकने और पीछे जाने से रोकते हैं। ये एक दिशा में बहने वाला प्रवाह गुरुत्वाकर्षण और वाल्व को संतुलित करता है ताकि सभी ऊतकों में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे और शरीर से विषाक्त पदार्थों को गुर्दे के माध्यम से हटाया जा सके। जॉन का शरीर 12 घंटे से अधिक समय तक गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। मस्तिष्क इस तरह के तरल दबाव को सहन करने के लिए नहीं बना था। तरल पदार्थ उसके फेफड़ों में इकट्ठा हो रहे थे और सही परिसंचरण की कमी के कारण विषाक्त पदार्थ जमा हो रहे थे। उसके अंग उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे थे और हर सांस लेना एक थकाऊ प्रयास बन गया था, क्योंकि उसकी मांसपेशियां ऐसी कार्य के लिए नहीं बनी थीं। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और वह प्रयास से पूरी तरह से थक गया था। रात भर वह पूरी तरह से शांत और स्पष्ट से बेबस होकर अपने पैरों को हिलाते हुए और हॉल्यूसिनेटिंग करते हुए बदल गया था। इसे देखना बचाने वालों के लिए अत्यंत कठिन था। वे खुद को बेबस, थका हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस गुफा प्रणाली में हवा गर्म और नम थी। जब आप सीमित होते हैं और ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं तो शांति पूर्वक सांस लेना एक सुसंगठित प्रयास की मांग करता है। लेकिन बचाने वालों को पता था कि जब आवश्यकता पड़ेगी वे बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास यह विलासिता नहीं थी। वह अपनी छाती को सांस लेने के लिए नहीं फैला सकता था और उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे ऑक्सीजन की सांद्रता खो रही थी। इस बीच एक वायरलेस टेलीकॉम प्रणाली उस जगह तक लाई गई जहां जॉन फंसा हुआ था। उसकी पत्नी ने उससे बात की, उसे धैर्य रखने और विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसके साथ होगा। तब तक दिन के 4 बजे तक वे अंततः उसे ऊपर उठाने के लिए पुलियों को जगह में स्थापित करने में सफल हो गए। रियान शर्ट्स उस सुरंग में था जब प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार किया गया। जॉन का शरीर दरार के संकीर्ण हिस्से में फंस गया था, इसलिए रियान को उसके पैरों को ऊपर धकेलना पड़ा क्योंकि टीम ने बाहर से खींचा। हर खींचने पर उसे इंच दर इंच ऊपर उठाया गया। इस समय तक जॉन के पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था। रस्सी उसके पैरों के चारों ओर घंटों से बंधी हुई थी क्योंकि बचाने वाले उसे बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश कर रहे थे। उसके पैर पूरी तरह नीले हो गए थे और उनमें कोई पहचानने योग्य धड़कन नहीं थी। फिर भी हर खींचने पर उसने रुकने के लिए कहा क्योंकि उसके नर्व बेहद संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने उसे खुद को समेटने के लिए एक क्षण दिया और फिर से कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर रहा था। जॉन आखिरकार उस छिद्र से बाहर खींचा जा रहा था। वह पर्याप्त ऊपर उठ गया था ताकि रियान उसके पैरों के पास जाकर उसे देख सके और नीचे एक ट्यूब के माध्यम से गेटोराड पीने के लिए पास कर सके। ये प्रयास बेहद धीमा था और सभी ने इस कठिन प्रयास से थकान महसूस की। रियान 12 इंच ऊंची सुरंग में सटा हुआ था और उसकी गर्दन जॉन के पैरों के पास थी जब उन्होंने उसे धीरे धीरे उस तंग 10 इंच की फिशर से बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि वे उसे ऊपर उठाने में कुछ प्रगति कर रहे थे, वे उसे बाहर निकालने के लिए कोई नजदीकी स्थिति में नहीं थे। उसके पैर सुरंग की ऊपरी छत से टकरा रहे थे और उन्हें उस मार्ग में घुमाना असंभव था। उसके पैरों पर नियंत्रण नहीं था। अब 19 घंटे उल्टे रहने के बाद बिना उसकी मदद के जॉन की घुटनों को धीरे से बेंड करने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें उसके पैरों को फिर से सुरंग में लाने के लिए उसके पैर तोड़ने पर गंभीरता से विचार करना पड़ा क्योंकि जॉन के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा था। फिर अचानक एक तेज दर्द में रियाना बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह भारी मात्रा में खून बहा रहा था और बहुत भ्रमित था। रस्सी जो पुली को गुफा के प्राकृतिक मेहराब से बांधती थी टूट गई और कैरबिनर और पुली सीधे रियान के चेहरे पर जा लगे। उसे अपने चेहरे, होंठ और जीभ में चोटें आईं, साथ ही एक संधिशोध भी हुआ। उसे वहां से जल्दी निकलना था। जॉन फिर से उसी जगह वापस आ गया, पूरी तरह से सुरंग में फंसा हुआ। उसकी बाहों में रक्त संचार बंद हो गया था और उसके पैर पूरी तरह से मृत थे। वह अपने आप को किसी भी तरह से मुक्त करने में असमर्थ था। ये क्षण जॉन जोन्स की अंतिम पराजय की शुरुआत थी।
जब रैन को गड्ढे में चेक किया गया और फिर अस्पताल भेजा गया, उसके पिता डेव जॉन के साथ सुरंग में उसकी जगह लेने आए। पुली लाइनों को फिर से स्थापित करने में 1 घंटा लगा और डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन वह उसके फंसे हुए धड़ के चारों ओर रस्सी नहीं ले जा सका। इसलिए जितने समय डेव जॉन के साथ था, वह जवाब नहीं दे रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में जॉन की मदद की आवश्यकता थी ताकि उसे प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। उसके 200 पाउंड के 6 फुट लंबे शरीर को बिना उसकी मदद के उठाना संभव नहीं था। डेव के प्रयास में जॉन को बांधने के दौरान वह खुद भी लगभग 15 मिनट के लिए फंस गया। इस व्यक्ति की जान बचाने के लिए उनकी इस गंभीर कोशिश ने दोनों, उसके बेटे और खुद को खतरे में डाल दिया। ये एक विनाशकारी वास्तविकता थी। जब उसने खुद को 12 इंच की सुरंग में धकेल दिया तो वह थक गया और उसे वहां से निकलना पड़ा। ब्रैंडन क्वेल्स ने उसकी जगह ली और टेलीकॉम प्रणाली लेकर आया ताकि जॉन के परिवार से बात हो सके। उसकी पत्नी एमिली ने उसे अपना प्यार व्यक्त किया और कहा कि वह थोड़ी देर आराम करे। सभी प्रयासों के बाद उसने सच में विश्वास किया कि वह बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैंडन देख सकता था जो वह नहीं देख पा रही थी। जॉन अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और पिछले कुछ घंटों में जीवन के कोई संकेत नहीं सुनाई दे रहे थे। रयान ने रिपोर्ट किया कि जॉन सांसें ले रहा था जो गड़गड़ाहट जैसी थी, लेकिन अब वहां चुप्पी थी। बचाने वाली टीम गुफा के अंदर गड्ढे के क्षेत्र में इकट्ठा हुई और स्थिति पर चर्चा की। ये तय किया गया कि एक मेडिकल पेशेवर को यह पुष्टि करने के लिए भेजा जाएगा कि वह वास्तव में मर चुका है। एक पैरामेडिक तंग हिस्से में जाकर यह पुष्टि करने के लिए भेजा गया। बुधवार 25 नवंबर को 11:56 जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। बचाने वाली टीमों ने जॉन को मुक्त करने की कोशिश में लगातार 24 घंटे काम किया, लेकिन उसकी उलटी स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो सका। घड़ी चल रही थी और जॉन का समय खत्म हो गया। जॉन ने उल्टे स्थिति में असाधारण 27 घंटे बिताए, जो कि अनुमानित समय से 3 गुना अधिक था। 6 बचाने वाले कर्मियों ने जो वास्तव में जॉन तक पहुंचे, वे वास्तव में नायक थे। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे गुफा के हिस्से में रखा जो नक्शे पर नहीं था और कई घात खतरों का सामना किया। उन्होंने अपने प्रयासों में निस्वार्थता दिखाई, शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखा और एक प्रतीत होने वाले असंभव बचाव पर कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने यह तय किया कि शव को निकालना असंभव होगा, तो जॉन को नट्टी पुटी गुफा के एड्स पुश सेक्शन में शाश्वत विश्राम के लिए छोड़ दिया गया। पूरे गुफा प्रणाली को कंक्रीट से बंद कर दिया गया ताकि फिर से खोज न की जा सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों को देख सकें।